बैक गाइस, हाउ आर यू। अब हम लोग बात करेंगे मूवमेंट एनालिसिस ऑफ द स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि नीड एनालिसिस का एक पार्ट था। देखिए, नीड एनालिसिस जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोग एक असेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि एक स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग जब नीड एनालिसिस करते हैं तो हम लोग एक एथलेटिक एनालिसिस करते हैं, देन हम लोग एक स्पोर्ट एनालिसिस करते हैं। देखिए, स्पोर्ट एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने बात किया था फिजियोलॉजिकल एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग उसके स्ट्रेंथ या पावर या उसके बायो एनर्जेटिकल फैक्टर्स क्या हैं उसके बारे में बात किया था। देन हम लोगों ने मूवमेंट एनालिसिस के बारे में बात किया था और इंजरी एनालिसिस के बारे में बात किया था। तो आपको ये समझना है कि इनके प्रोग्रामिंग के अंदर भी बिल्कुल यही एनालिसिस के बेस के ऊपर हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑब्वियसली देखिए, जो एथलीट जिस तरीके की मूव अपने अपने स्पोर्ट के अंदर करता है, एक्सरसाइज सिलेक्शन के अंदर भी वही तरीके की मूव्स इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो हम क्या देखेंगे, यानी सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज सिलेक्शन बेस्ड ऑन मूवमेंट एनालिसिस, क्लियर, मूवमेंट एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलरली। तो हम लोग को क्या देखना है, स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस। यानी स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस क्या है, स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस क्या रहे। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि उस एक्सरसाइज के अंदर उस तरीके की मूव ज्यादातर की जा रही है जो उसके स्पोर्ट्स के अंदर यूज होता हो, वो उसका थोड़ा सा एक रेप्लिका की तरह एक्ट कर रहा है ना। उसके उस तरीके की स्पोर्ट के अंदर वैसे करके फोर्स पैदा करने के लिए उसके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि उसने उस तरीके की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है और हैवी रेजिस्टेंस के साथ किया है, तो ऑब्वियसली उसका बॉडी के लिए वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है हम लोगों का इसके अंदर मसल बैलेंस का कॉन्सेप्ट। देखिए, मसल बैलेंस ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मसल बैलेंस। मसल बैलेंस मसल बैलेंस से क्या समझते हैं, देखिए कि हर एक स्पोर्ट्स इज हैविंग इट्स ओन यू कैन से बॉडी प्रोफाइल एंड बॉडी का जो कैटेगरी कह सकते हैं या उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना। वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि अ रेसलर कांट बी लुक लाइक अ स्विमर, है ना, और अ स्प्रिंटर कांट बी लुक लाइक अ स्प्रिंटर। तो कहने का मतलब है हर एक स्पोर्ट्स के अंदर मसल इम्बैलेंस रहता ही है। दे आर डोमिनेटेड विद सम पार्ट्स बिकॉज ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट इन द स्पोर्ट्स, ठीक है, बट कुछ पार्ट्स के अंदर वो हम लोग वो बैलेंस नहीं देखते हैं। तो हम लोग अगर इस मसल बैलेंस के ऊपर बात करें तो हम लोगों को देखिए ये देखना जरूरी है कि जब हम मसल बैलेंस की बात करेंगे खासकर स्पोर्ट्स के अंदर, जब हम लोग मूवमेंट एनालाइज करते हैं तो हम लोगों को उस मूवमेंट से होने वाले या उस मूवमेंट को होने के लिए कौन से मसल्स की यूज ज़्यादा हुई है वो भी हमें पता चल जाता है ना। यानी पर्टिकुलर वो मूव करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर एक मसल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो ऑब्वियसली जो मेरे ट्रेनिंग के अंदर होगा मैं उस मसल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उस जॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल एंड मोबाइल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। भाई यहाँ पर हमें क्या देखना है कि मसल बैलेंस और मसल इम्बैलेंस, यानी व्हिच मींस एवरी स्पोर्ट्समैन इज हैविंग इट्स पर्टिकुलर मसल प्रोफाइल, क्लियर, या पर्टिकुलर बॉडी प्रोफाइल, है ना। तो हम लोगों को क्या देखना है कि हमें उसके पॉस्चर्स को एक स्टैंडर्ड पॉस्चर को लेते हुए एक पर्टिकुलर मसल्स के ऊपर काम करना है ना। यानी ये हम ये नहीं कर सकते कि भाई मैं बॉडी बिल्डर की तरह हर एक मसल को हैवी कर दूं, बिकॉज इंक्रीजिंग दोज मसल व्हिच आर नॉट रेलेवेंट इन द स्पोर्ट्स विल इंक्रीज योर बॉडी वेट, व्हिच इज बेसिकली व्हाट एक्टिंग नेगेटिवली ऑन योर स्पोर्ट्स, है ना। तो इसीलिए हमें जब हम लोग स्पोर्ट्स को समझ रहे हैं तो हम लोग जब उसके मूवमेंट एनालाइज कर रहे हैं तो हमें एक पर्टिकुलर बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट मिल जाएगा जहां का यूटिलाइजेशन या जहां के ऊपर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो हमें ऑब्वियसली उन पार्टों के ऊपर ज़्यादा अहमियत देनी है अपने प्रोग्रामिंग के अंदर देन अदर्स, यानी दूसरे पार्ट्स, ठीक है। तो मसल बैलेंस का मतलब समझ में आया। यानी यहाँ पर मसल बैलेंस आप ये मत सोचिए कि भैया मैं एक बॉडी बिल्डर की तरह हर एक मसल को बड़ा करूँ या हर एक मसल को ट्रेन करूँ, ठीक है। और मैं इसमें ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम हर एक मसल को ट्रेन नहीं करेंगे, यहाँ पर बस बात ये बताई जा रही है कि हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट की यूटिलाइजेशन ज़्यादा है तो हम लोग उस पार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा
अपना महत्व रखेंगे, अपने प्रोग्रामिंग के अंदर उस पार्ट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखेंगे, क्लियर, ताकि उस पार्ट को हम लोग यूटिलाइज ज़्यादा कर सके कंपैरेटिवली अदर पार्ट्स। आई एम नॉट सेइंग कि अदर पार्ट्स को हमारे इन्वॉल्व नहीं करना है, बट वो हमारे प्रोग्रामिंग के कोर के अंदर नहीं आते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये मसल बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग के एनालिसिस में भी था, वो था इंजरी एनालिसिस, है ना, इंजरी एनालिसिस। तो हम लोग इंजरी देखिए ना हो उसकी तो हमेशा कोशिश करना है, इंजरी हो जाए तो रीहैब करना पड़ता है, और इंजरी कभी ना हो इसके लिए प्रीहैब करना पड़ता है, प्रीहैब और exercise protocol for increasing recovery, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कुछ एक्सरसाइजेस को हम लोग अपने रिकवरी को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग्स हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्कआउट्स है, मायोफेशियल रोलिंग है, ट्रिगर पॉइंटिंग है, कई सारे टेक्निक्स हैं जिनसे हम लोग अपनी रिकवरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनसे हम अपने आप को होने वाले डैमेजेस से जल्दी रिकवर करके अपने ऑप्टिमल परफॉर्मेंस की तरफ जा सकते हैं। अगर कभी कोई इंजरी हो जाए तो हम लोग उसको उसी वक्त हम लोग किस तरीके से ट्रीट करें, लाइक PNF हमें देना है या हमें क्या करना है, तो इसके लिए प्रीहैब एक्सरसाइजेस भी इम्पॉर्टेंट है। Rehab and prehab both are some you can say connected to each other। देखिए, अगर आपने ठीक तरीके से वर्कआउट करी है तो फिर इंजरी नहीं होगी या होने के चांसेस कम से कम होंगे। अगर हो जाए, ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना, यानी वहाँ पर आता है हमारा इमीडिएट क्या प्रोटोकॉल है उस इंजरी को टैकल करने के लिए। देन अगेन उसकी पूरी जब अपने रिहैबिलिटेशन रिकंडीशनिंग चैप्टर आप लोगों ने पढ़ी है मेरे साथ, तो उसके अंदर पूरे स्टेप्स बताए गए हैं कि किस तरीके से हमें आगे फॉलो करना है। बट यहाँ पर जो रिकवरी फॉर एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइज रिकवरी एक्सरसाइजेज जिसको हम लोग कहते हैं, ये हो सकता है कि आप लोग अपने कूल डाउन में करें या हो सकता है एक अलग सेशन की तरह करें, ताकि आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर करके नेक्स्ट बाउट के लिए रेडी हो जाए या नेक्स्ट कंपटीशन के लिए रेडी हो जाए। हो सकता है एक टूर्नामेंट हो, टूर्नामेंट में कई सारे राउंड्स होते हैं, आपका फर्स्ट राउंड आपने पास कर लिया है, आपको बॉडी को चाहिए कि वो रिकवर करे, तो आप अपने रिकवरी सेशन देते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं वर्किंग सेशन। दैट इज वर्किंग सेशन, नॉट वर्कआउट सेशन। See, workout means after doing that your body is feeling exhausted, it is out, okay, but working sessions are those workouts which are after doing this you feel more energetic, more recover, more relaxed, okay। So ये दोनों वाले concepts हैं इसके अंदर कि we need to select some workouts है ना, which is promoting recovery। It can be a part of our cool down and it can be a whole session as well, depending on our current programming, clear। आई होप अभी तक आप लोगों को यहाँ के बात समझ में आई है, खासकर एक्सरसाइज सिलेक्शंस को लेके। यानी हम लोगों ने एक्सरसाइज टाइप्स के बारे में बात करी, हमने कोर एंड असिस्टेंस एक्सरसाइजेस के बारे में बात करी, हमने स्ट्रक्चरल पावर एक्सरसाइजेस के बारे में बात करी, हम लोगों ने बात करी आइसोलेशन, कंपाउंड एंड इंटीग्रेटेड मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने बात करी। फिर हम लोगों ने बात करी लीनियर एंड एंगुलर मूवमेंट के अंदर कौन से इक्विपमेंट का यूज होना चाहिए, उसके बारे में बात करी। हमने टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स के बारे में बात करी। हमने स्पोर्ट एनालिसिस के बारे में बात करी, जिसके अंदर हम लोगों के मूवमेंट एनालिसिस के हिसाब से वर्कआउट प्रेस्क्रिप्शन के बारे में बात किया है, मसल बैलेंस के बारे में बात किया है, और बात किया है वर्कआउट एक्सरसाइजेस फॉर रिकवरी। तो यहाँ तक हम लोग समझने के बाद हम लोगों को एक्सरसाइज सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक और इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, दैट इज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ओके, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस या एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। एक कैंडिडेट को कौन से एक्सरसाइजेस की एक्सपीरियंस है या नहीं है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारा इंटेंसिटी को भी बताएगा, है ना। अगर हमें एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग एक्सपीरियंस पता है या कैंडिडेट ने कभी नहीं किया है, और यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता है कि मैं 2 साल से कर रहा हूँ, मैं 3 साल से कर रहा हूँ। कंसिडर आई एम ट्रेनिंग फॉर लास्ट 2 to 3 years इन वेट ट्रेनिंग कंसेप्ट, ओके, बट आई डिडंट डन एनी टाइप ऑफ जुम्बा ट्रेनिंग, क्लियर। तो मेरे लिए तो जुम्बा फर्स्ट टाइम है ना, तो विच मीन्स आई एम ए बिगिनर फॉर जुम्बा। तो विच मीन्स सी प्रोग्राम के अंदर कौन बिगिनर है, कौन
आपका इंटरमीडिएट है या कौन एलिट है, ये डिपेंड करता है कि उसने वो प्रोग्राम कितनी बार किया है। क्लियर? तो उस प्रोग्राम के साथ उसकी क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप अपना पार्क्यू कर रहे थे या इनिशियल इंटरेक्शन कर रहे थे, तो आपको ये बात समझना जरूरी है कि इट इज नॉट कि मैं कितने दिनों से खेल रहा हूँ, मैं कितने सालों से खेल रहा हूँ, वेदर आई हैव गॉन थ्रू विद दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम और नॉट, दैट इज बेसिकली गिविंग मी द स्टेटस ऑफ माय ट्रेनिंग स्टेटस। ओके, वेदर आई एम एक्सपीरियंस एडवांस और बिगिनर या रूकी लेवल ऑफ प्लेयर। क्लियर? तो एक्सरसाइज हम लोगों ने अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बारे में। अब लास्ट जो एक्सरसाइज सिलेक्शन के लिए बचता है वो बचता है अवेलेबिलिटी फॉर द टाइम। टाइम कितना अवेलेबल है एक्सरसाइजेस करने के लिए। ओके, अवेलेबल टाइम पर सेशन के हमारे पास कितना टाइम है। तो ऑब्वियसली देखिए देयर आर सेवरल कंसेप्ट्स, है ना। टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। मोस्ट जर्नल जो एक वेट ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो आपके 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट्स तक मैक्स होते हैं। क्लियर? ये एक जर्नल गाइडलाइंस हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि एक प्लेयर के लिए भी इतने ही हो सकता है कि इससे कम भी हो, इससे ज्यादा भी हो। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की इंटेंसिटीज के साथ वर्क कर रहा है। ओके, कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कई घंटे तक चलते हैं, 1-2 घंटे तक चलते हैं। कई इंड्योरेंस प्रोग्राम जो है वो लगभग 5-5 घंटे तक के चलते हैं। तो बट यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि पर सेशन के अंदर कितनी समय हमारे पास है, इस समय के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्रामिंग्स को रखते हैं। क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग का अपनी एक रेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ वर्कआउट्स है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट जो वीडियो है उसके ऊपर इसी बारे में बात करेंगे कि जब हम लोग प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं तो हाउ आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्राम वी हैव, कितने टाइप के प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं, उसके अंदर टाइमिंग फैक्टर कैसे काम करता है, ठीक है, उसके अंदर फिट प्रिंसिपल कैसे काम करता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। ठीक है, तो हम फिट प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे की प्रोग्रामिंग देखेंगे अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।